Hello, welcome. This is LB जोशी और IE207 में स्ट्रेन गेज जो हमारा ट्रांजिस्टर चल रहा है अभी उसके तीसरे और आखिरी भाग में आज हम स्ट्रेन गेज के बारे में फर्दर स्टडी करने वाले। ये देखिए, जहाँ हमने छोड़ा था गेज फैक्टर पर हमने छोड़ा था। गेज फैक्टर को हमने डिफाइन किया था 1 + 2 न्यू प्लस डेल रो ओवर रो डिवाइडेड बाय डेल एल ओवर एल। और ये आपको बताया था कि भाई पहला जो पार्ट है वो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की वजह से है, दूसरा पार्ट लैटरल स्ट्रेन की वजह से है और तीसरा जो है वो पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट की वजह से। तो अगर मेटल गेज की बात करेंगे जो मेटल वायर से बनी हुई हैं तो केवल पहले दो टर्म्स ही लेंगे, क्योंकि मेटल्स में पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट नेग्लिजिबल है। तो मेटल्स के लिए गेज फैक्टर इज़ 1 + 2 न्यू। और अगर सेमीकंडक्टर्स वाली हैं, पीजो रेजिस्टिव वाली हैं, तो उसमें तीसरा जो टर्म है वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगा। तो अभी हम पहले मेटल्स के बारे में बात कर रहे हैं। गेज फैक्टर 1 + 2 न्यू ही लिया जाएगा। तो एक दो न्यूमेरिकल्स हम छोटे छोटे देख लेते हैं। देखिए, पहला सवाल है अ रेजिस्टेंस वायर स्ट्रेन गेज यूजेस अ वायर ऑफ आयरन। एक लोहे का तार इस्तेमाल किया जा रहा है स्ट्रेन गेज बनाने के लिए और पॉइजन्स रेशियो जो दिया हुआ है वो है 0.25। अब हमें गेज फैक्टर निकालना है। तो देखिए, बहुत सीधा सीधा है। गेज फैक्टर मेटल वायर्स के लिए होता है 1 + 2 न्यू। न्यू दिया हुआ है आपको, पॉइजन्स रेशियो, तो 1 + 2 × 0.25, ये हो गया 1.5। गेज फैक्टर इज डायमेंशनलेस। गेज फैक्टर का कोई यूनिट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि गेज फैक्टर क्या है, शुरू में परिभाषा आपको बताई गई थी, del(r/r) डिवाइडेड बाय del L/L। तो डायमेंशनलेस हो गया है। दूसरा आप इसका भाग देखिए, गेज फैक्टर ऑफ स्ट्रेन गेज उल्टा है। गेज फैक्टर दिया गया है, गेज फैक्टर 1.7 है और उसका पॉइजन्स रेशियो निकालना है जो पदार्थ जो मटेरियल हमने यूज़ किया है। तो आपने फार्मूला लिखा GF = 1 + 2 न्यू। गेज फैक्टर दिया है 1.7 = 1 + 2 न्यू। तो न्यू कितना हो गया, 1.7 - 1/2। 0.7/2 मतलब 0.35। तो ये आपका जो पॉइजन्स रेशियो है ये आ गया 0.35। तो ये बिल्कुल छोटे फार्मूले पर आधारित हैं। देखिए, स्ट्रेन गेज में कठिन न्यूमेरिकल्स भी होते हैं जिनमें चेंज इन रेजिस्टेंस निकालना है, फोर्स निकालना है। अभी आपके स्तर के हिसाब से थोड़ा दूर है, तो उसको हम कभी बाद में देख पाएंगे। अभी इतना भी कर लेंगे तो सफिशेंट है। तो ये तो जो दो न्यूमेरिकल हमने करे ये मेटल वायर्स के जो स्ट्रेन गेज हैं उनके बारे में। अब थोड़ा हमें पीजो रेजिस्टिव गेजेस के बारे में भी कुछ बातें जान लेनी चाहिए। वैसे हमने करीब करीब सब बातें पहले की हुई हैं, फिर भी एक तरह से इसको समराइज कर दिया हमने। देखिए, पीजो रेजिस्टिव गेजेस मतलब सेमीकंडक्टर वाली, दे आर नॉन मेटल्स हैं और यूजुअली सेमीकंडक्टर्स होते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि रेजिस्टिविटी चेंजेस व्हेन कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक ऑन एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेस। इनकी वर्किंग इस पर आधारित है कि जब स्ट्रेस लगाएंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड टूटने से रेजिस्टिविटी में बदलाव आएगा, जो कि मेटल्स में नहीं आ रहा था। द फिनोमिना ऑफ रेजिस्टिविटी चेंज ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज नोन एज पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट। आपसे परीक्षा में भी पूछ सकते हैं कि पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट को परिभाषित कीजिए। तो आप ये लिखेंगे कि सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में फोर्स के एप्लीकेशन से जब रेजिस्टिविटी में बदलाव आ जाता है तो इस फिनोमिना को, इस प्रभाव को हम पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट कहते हैं। अगला जो मुद्दा है वो ये है कि द स्ट्रेन गेजेस बेस्ड ऑन पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट आर नोन एज पीजो रेजिस्टिव गेजेस। और इस पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट पर आधारित जो स्ट्रेन गेजेस हैं उनको हम पीजो रेजिस्टिव गेजेस कहते हैं। इनको हम सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेजेस भी कह सकते हैं। और एक आखिरी बात जो है, जो गेज फैक्टर जो है सेमीकंडक्टर टाइप गेजेस का या पीजो रेजिस्टिव गेजेस का, वो बहुत ज़्यादा होता है तुलनात्मक रूप से मेटल वायर स्ट्रेन गेज की तुलना में। क्यों? क्योंकि मेटल वायर्स में जो होता है वो डायमेंशन चेंज की वजह से होता है। तो अगर तुलना की जाए तो रेजिस्टिविटी चेंज में जो चेंज की वजह से जो सेंसिटिविटी आएगी, गेज फैक्टर आएगा, वो बहुत बड़ा आएगा। तो ये कुछ खास बातें हो गई पीजो रेजिस्टिव गेजेस के बारे में। अब हम थोड़ा पढ़ेंगे
कि स्ट्रेन गेज में जो बदलाव आता है रेजिस्टेंस में उसको नापें कैसे, वो देखिए अब आप। तो अब स्ट्रेन गेज जब हम इस्तेमाल करते हैं तो जो हम मेज़रमेंट करेंगे उसके लिए हम ब्रिज सर्किट यूज़ करते हैं। ये देखिए एक चित्र बना हुआ है, आप पहले इस पर फोकस करें। देखिए ये एक आपको जो इन्वर्टेड एल दिख रहा है, उल्टा एल दिख रहा है, ये बेसिकली एक कैंटिलीवर बीम है, एक तरफ से सपोर्टेड। उसमें आप देख रहे हैं ऊपर एक SG लिखा है, वो स्ट्रेन गेज चिपकाया हुआ है, बॉन्डेड टाइप स्ट्रेन गेज है, और उसके फ्री एंड पे हम फोर्स लगा रहे हैं नीचे की तरफ। तो क्या होगा, देखिए डॉटेड लाइन से आपको मालूम पड़ रहा है कि ये थोड़ा सा नीचे की तरफ झुकेगा। अब अगर ये स्ट्रेन गेज इस पर चिपका हुआ है तो ये जो कैंटिलीवर बीम है इसका जो है इस बीम का जो ऊपर वाला सतह है, ये वाला जो अब थोड़ा सा घूम गया है, इसमें खिंचाव आएगा, ये टेंसाइल स्ट्रेस इस पर लग रहा है। इसका मतलब लंबाई बढ़ेगी तो उस पर चिपके हुए स्ट्रेन गेज की भी लंबाई बढ़ेगी, तो उसमें रेजिस्टेंस में चेंज आएगा, जैसा कि हमने अभी तक पढ़ा है। तो ये इसको नापने का ब्रिज सर्किट है। इस स्ट्रेन गेज का जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है वो यहाँ पर है, इस ब्रिज में। इस ब्रिज में 4 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, उसमें से एक स्ट्रेन गेज है जो कि उस सरफेस पे चिपका हुआ है। तो 4 में से एक आर्म में स्ट्रेन गेज है, बाकी 3 में नहीं है, इसलिए इसका नाम है क्वार्टर ब्रिज, एक चौथाई ब्रिज है। समझ में आई बात? क्वार्टर ब्रिज का मतलब एक चौथाई ब्रिज है। तो 3 आर्म्स में रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं और इस आर्म में स्ट्रेन गेज लगा हुआ है। तो अब देखिए जब टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से रेजिस्टेंस में बदलाव आया तो हमने यहाँ लिखा है, देखिए R प्लस डेल्टा आर, R प्लस डेल्टा आर हो जाएगा इस स्ट्रेन गेज का रेजिस्टेंस, बाकी तीनों जगह R ही रहेगा। तो EI जो है इस ब्रिज को इनपुट दिया गया है और E0 हम आउटपुट लेंगे। तो इसका मैंने मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं किया है, आप लोग 203 में सर्किट एनालिसिस पढ़ते हैं, या आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, नहीं आएगा तो आप मेरे से ई क्लास में पूछिएगा कि ये कैसे हुआ। मैं पहले आपसे पूछूंगा, ये आपका होमवर्क समझ लें आप, कि EI अप्लाई किया और यहाँ पर E0 मिला है तो इसकी वैल्यू आपको खुद निकालनी है। निकालेंगे कैसे? यहाँ से जो करंट जा रहा है उसकी वैल्यू निकालिए, दोनों तरफ अलग अलग करंट जाएगा, दोनों करंट्स निकालिए। करंट इंटू दिस रेजिस्टेंस, इस बिंदु का पोटेंशियल आ जाएगा, इधर वाला करंट इंटू दिस रेजिस्टेंस, इस बिंदु का पोटेंशियल आ जाएगा, दोनों को माइनस कर दीजिएगा, E0 आ जाएगा। रिजल्ट मैं लिख देता हूँ, जो सेंसिटिविटी आएगी, सेंसिटिविटी ऑफ क्वार्टर ब्रिज इज E0 अपॉन डेल्टा आर, और वो आएगी EI अपॉन 4R। ये जो लिखा है मैंने, ये जो चीज़ है ये आपको प्रूव करनी है मैथमेटिकली। सेंसिटिविटी क्या होती है? आउटपुट अपॉन इनपुट। इस ब्रिज के लिए आउटपुट क्या है? E0, और इनपुट क्या है? चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ दिस गेज, मतलब डेल्टा आर। तो E0 अपॉन डेल्टा आर जो हो गया, ये सेंसिटिविटी हो गई, और इसका जो मान आएगा वो EI अपॉन 4R आएगा। ये क्वार्टर ब्रिज हम कह रहे हैं इसको, क्योंकि 4 में से एक आर्म में स्ट्रेन गेज इस्तेमाल किया गया है। अब एक तो इसमें समस्या है, देखिए वो मैं आपको बताऊं कि अगर मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ गया, गर्मी बढ़ गई, हमने यहाँ फोर्स नहीं लगाया, गर्मी बढ़ गई, गर्मी बढ़ने से भी तो इस स्ट्रेन गेज का रेजिस्टेंस बढ़ सकता है, और वो रेजिस्टेंस यहाँ पर जब जाएगा तो यहाँ कुछ आउटपुट आ जाएगा, जबकि स्ट्रेस तो लगाया ही नहीं। तो ये ब्रिज क्या आपको इम्प्रेशन देगा कि कुछ स्ट्रेस लगा हुआ है, क्योंकि ब्रिज में जो आदमी पढ़ रहा है उसको थोड़ी पता है कि टेम्परेचर में कुछ बदलाव आ गया है। तो देखिए जब टेम्परेचर में बदलाव की वजह से आपके रिजल्ट्स कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं, गलत इंडिकेशन देने लग जाते हैं, तो हम ये टेम्परेचर एरर को दूर करने के लिए कोई तरकीब लगानी पड़ती है, और उसको हम बोलते हैं टेम्परेचर कंपनसेशन। मतलब टेम्परेचर में बदलाव की वजह से जब रिजल्ट्स पर प्रभाव पड़ता है तो उसको कंपनसेट करने के लिए, उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए जो हम तरकीब लगाएंगे उसको हम बोलेंगे टेम्परेचर कंपनसेशन। तो अब देखिए, हम टेम्परेचर कंपनसेशन का मतलब है कि टेम्परेचर बदले, बढ़े या घटे, हमारे इंस्ट्रूमेंट में उसकी वजह से एरर नहीं आना चाहिए। मतलब अगर
फोर्स लगाया जाए तो E0 में बदलाव आए, फोर्स ना लगाया जाए तो चाहे टेम्परेचर बढ़े या घटे E0 में बदलाव नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए हमने देखिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको कि क्या इंतज़ाम किया है। इसमें देखिए ये एक तरीका है टेम्परेचर कंपनसेट करने का, इसको हम बोलते हैं यूज़ ऑफ डमी गेज। डमी का मतलब आप समझते हैं, जो काम का नहीं है, डमी, असली नहीं है। ये देखिए ये एक्टिव गेज है, ये स्ट्रेन गेज यहाँ चिपका दिया हमने, जहाँ ये एक्टिव रहेगा। जैसे ही यहाँ पर हम फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, इस स्ट्रेन गेज के रेजिस्टेंस में बदलाव आएगा। एक स्ट्रेन गेज यहाँ चिपका दिया, वहाँ फोर्स लगाने से फ्री एंड पे इसमें कोई खिंचाव नहीं आने वाला है, ये तो ऐसे ही रहेगा चुपचाप। तो लेकिन जब टेम्परेचर में बदलाव आएगा तो इसके और इसके दोनों के रेजिस्टेंस में एक जैसा परिवर्तन होगा। लेकिन फोर्स जब अप्लाई करेंगे तो इसके रेजिस्टेंस में कोई बदलाव नहीं आएगा, इस स्ट्रेन गेज के रेजिस्टेंस में बदलाव आएगा। अब ये ब्रिज देखिए आप, इस ब्रिज में एक्टिव गेज यहाँ लगाया गया है और डमी गेज ऑपोजिट आर्म्स में लगाया गया। से चारों रेजिस्टेंस का मान जो है वो R है, स्ट्रेन गेज का भी और बाकी दूसरों का भी। तो जब कोई फोर्स नहीं लगाया गया है, व्हेन देयर इज नो फोर्स, तो इसका और इन दोनों का भी जो रेजिस्टेंस है वो R है। तो ब्रिज जो क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो देयर इज नो आउटपुट, मतलब देयर इज नो फोर्स। अब से यहाँ पर कुछ फोर्स अप्लाई किया तो यहाँ का रेजिस्टेंस हो गया R प्लस डेल्टा R। यहाँ पर R ही रहेगा, यहाँ R रहेगा, यहाँ R रहेगा। ये डमी गेज है, इसमें फोर्स लगाने से कोई बदलाव नहीं आ रहा। देखिए चूँकि ये यहाँ चिपका हुआ है, वहाँ नहीं लगा हुआ है, ठीक है ना। इसलिए अभी ब्रिज इम्बैलेंस होगा, इसमें जो बदलाव आएगा उसकी वजह से आउटपुट वही आएगा जो पहले आ रहा था, E0 इज इक्वल्स टू EI/4R इंटू डेल्टा R। ये इधर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए सामने, ठीक है। तो ये जब फोर्स लगाएंगे तो आउटपुट में बदलाव आ जाएगा। अब ऊपर वाले केस में हमने देखा था कि टेम्परेचर की वजह से गड़बड़ हो रही है, गलत रिजल्ट आ रहा है, बिना फोर्स लगाए भी आउटपुट आ रहा है। इस नए कॉन्फ़िगरेशन में अब अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो इसका भी रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इसका भी रेजिस्टेंस बढ़ेगा, दोनों का बढ़ेगा। तो इधर R प्लस डेल्टा R होगा, इधर भी R प्लस डेल्टा R होगा। ये ब्रिज फिर भी बैलेंस रहेगा, R प्लस डेल्टा R इंटू R प्लस डेल्टा R इंटू R बैलेंस रहा। तो अगर टेम्परेचर की वजह से रेजिस्टेंस में परिवर्तन आया स्ट्रेन गेजेस के, तो वो दोनों में आएगा और ये ब्रिज बैलेंस ही रहेगा और आउटपुट जो है शून्य रहेगा। लेकिन अगर फोर्स लगाने की वजह से स्ट्रेन गेज के रेजिस्टेंस में कोई बदलाव आया तो सिर्फ इसमें आएगा और इसमें नहीं आएगा, तो वो यहाँ रिफ्लेक्ट होगा। तो अब देखिए टेम्परेचर की वजह से जो एरर आ रही थी वो कंपनसेट हो गई। इसको हम बोलते हैं यूज़ ऑफ डमी गेज फॉर टेम्परेचर कंपनसेशन। समझ में आई बात आपको। अब इसमें कुछ नुकसान भी है, हम एक स्ट्रेन गेज को बर्बाद कर रहे हैं, उसको स्ट्रेन गेज का तो जो काम है वो कर नहीं रहे, ठीक है कि नहीं। स्ट्रेन गेज का काम नहीं कर रही है, वो तो डमी है ना, बस टेम्परेचर कंपनसेट कर रही है। ये इसी तरीके से है कि किसी एक हुनरमंद आदमी को चौकीदारी में बिठा दो, उससे जो उसका एक्चुअल काम है वो नहीं कर रहा, तो उसका ये रिसोर्सेज का वेस्टेज है। तो हमारे पास और बेहतर तरीके हैं टेम्परेचर कंपनसेशन के, वो हम आगे देखते हैं, ठीक है। पर ये कंसेप्ट बताने के लिए कि टेम्परेचर कंपनसेशन कैसे किया जा सकता है, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो अब इसके बाद हम अभी और देखते हैं। देखिए नाउ वी आर कमिंग टू दिस हाफ ब्रिज। ये है हमारा, इसका नाम हमने रखा हाफ ब्रिज। इसमें देखिए डमी गेज नहीं है, वो जो डमी गेज वेस्ट हो रहा था उसकी जगह हमने उसको वहाँ कैंटिलीवर बीम पे ही चिपका दिया। स्ट्रेन गेज 1 ऊपर की तरफ है और स्ट्रेन गेज 2 नीचे की तरफ है। अब इसमें काम की बात यह है कि जब यहाँ फोर्स अप्लाई होगा तो ये नीचे की तरफ जब झुकेगा तो ऊपर वाली जो सरफेस है उस पर किस तरह का फोर्स लगेगा, टेंसाइल, वो खींचेगी। जबकि जो नीचे वाली सरफेस है उस पर कैसा फोर्स लगेगा, कंप्रेसिव, वो दबेगी। तो मतलब अगर ऊपर वाले स्ट्रेन गेज का रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, क्योंकि उसमें लंबाई बढ़ रही है, तो उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा R प्लस डेल्टा R।
एट द सेम टाइम नीचे वाले स्ट्रेन गेज का रेजिस्टेंस हो जाएगा आर माइनस डेल्टा आर, क्योंकि जितनी उसकी लंबाई बढ़ रही है उतनी इसकी लंबाई घट जाएगी। समझ रहे हैं आप, ऑपोजिट साइड में लगाने का फ़ायदा। अब इसी को हम ब्रिज में ले आते हैं। अब ब्रिज में देखिए, ऊपर वाले गेज को यहाँ चिपका दिया और दूसरे वाले को इस आर्म में लगा दिया। जब फोर्स लगाया तो इसका रेजिस्टेंस हो गया आर प्लस डेल्टा आर, इसका हो गया आर माइनस डेल्टा आर। ब्रिज इम्बैलेंस हो गया, आर प्लस डेल्टा आर इंटू आर और आर माइनस डेल्टा आर इंटू आर। इम्बैलेंस की वजह से आउटपुट में कुछ वोल्टेज मिलेगा, वो आपको खुद निकालना है, जैसे आपने फर्स्ट केस में निकालने के लिए मैंने बोला है। तरीका वही है, यहाँ करंट निकालिए, यहाँ पे करंट निकालिए, करंट इंटू रेजिस्टेंस से ये वाला वोल्टेज मिलेगा, इधर वाली करंट और इंटू रेजिस्टेंस से ये वाला वोल्टेज मिलेगा। दोनों वोल्टेजेस का डिफरेंस निकाल लीजिएगा, E0 मिल जाएगा। तो चूंकि 4 में से 2 आर्म्स में स्ट्रेन गेज लगा हुआ है, इसलिए ये कहलाता है हाफ ब्रिज। हाफ ब्रिज की सेंसिटिविटी आएगी E0 अपॉन डेल्टा आर, जो आएगी वो आएगी EI अपॉन 2R। अगर आपको अभी पीछे पलट के देखिएगा, क्वार्टर ब्रिज की सेंसिटिविटी याद हो तो वो सेंसिटिविटी थी EI अपॉन 4R। तो हाफ ब्रिज की सेंसिटिविटी हो गई डबल, EI अपॉन 2R। एक स्ट्रेन गेज लगाने से जो सेंसिटिविटी थी, 2 लगाने से डबल हो गई। ये हाफ ब्रिज है। ये फार्मूला आपको खुद डिराइव करना है, क्योंकि बहुत सरल है और आपने सर्किट में इस तरह से पढ़ा हुआ है। जैसे आप थेवेनिन्स थ्योरम में ओपन सर्किट वोल्टेज निकालते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर ओपन सर्किट वोल्टेज आपको निकालनी है। अगर आपसे नहीं निकलेगी तो फिर मैं ये क्लास में आपको बताऊँगा, पर आपको खुद करना चाहिए। तो ये हाफ ब्रिज हो गया था। अब इसमें और भी सुधार कर सकते हैं। अब हमने देखे 4 एक्टिव गेजेस, 4 गेज लगा दिए, 2 ऊपर और 2 नीचे। स्ट्रेन गेज 1 2 3 4, 4 एक्टिव स्ट्रेन गेज। एक्टिव मतलब जो कि स्ट्रेन मेजरमेंट में काम आएंगे, डमी नहीं है, ऑल 4 आर एक्टिव। और ये जो ब्रिज है, इसकी चारों आर्म्स में वो चारों हमने लगा दिए। ऊपर के दोनों वो कॉम्बिनेशन में देखिए, यहाँ पर 1 लगा हुआ है और यहाँ पर 4 लगा हुआ है। ये जो 1 और 4 हैं, ये यहाँ पर आ गए 1 और 4। और जो नीचे के हैं ये 2 और 3, ये इस वाले कॉम्बिनेशन में आ गए 2 और 3। अब आउटपुट वोल्टेज जब निकालेंगे, इम्बैलेंस कब होगा? जब फोर्स लगाएंगे ऊपर के दोनों 1 और 4 में क्या होगा? रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ ऊपर वाली सरफेस टेंसाइल स्ट्रेस फेस कर रही है, लंबाई बढ़ेगी। तो आर प्लस डेल्टा आर प्लस डेल्टा, सॉरी ये वाला आर प्लस डेल्टा। और नीचे वाले जो 2 गेजेस हैं 2 और 3, स्ट्रेन गेज 2 स्ट्रेन गेज 3, इनमें होगा आर माइनस डेल्टा आर और आर माइनस डेल्टा आर। तो अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि दोनों प्लस वाले हैं, ज़्यादा होगा बजाय आर माइनस डेल्टा आर वालों के मल्टीप्लिकेशन से। तो ये ब्रिज का बैलेंस हो गया, इम्बैलेंस। और E0 की जो वैल्यू है वो आपको बताएगी कि कितना फोर्स लगाया गया है। अब इस E0 की वैल्यू निकालने के लिए अगेन वो आपको स्वयं करना है। इधर करंट निकालिए, इधर करंट निकालिए, ये वाला करंट इंटू ये रेजिस्टेंस, ये वाला करंट इंटू ये रेजिस्टेंस, दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिएगा तो ये E0 मिल जाएगा। ये आपको खुद करना है। इसको हम फुल ब्रिज कहते हैं। इसमें चारों आर्म्स में रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। तो उस फुल ब्रिज की जो सेंसिटिविटी है वो है E0 अपॉन डेल्टा आर इज इक्वल टू EI अपॉन आर, मतलब हाफ ब्रिज से डबल। तो देखिए, देख रहे हैं आप, क्वार्टर ब्रिज में यहाँ नीचे 4 था, हाफ ब्रिज में यहाँ 2 था, फुल ब्रिज में यहाँ 1 हो गया, मतलब बढ़ती जा रही है सेंसिटिविटी। तो जितनी ज़्यादा गेजेस हम यूज़ करेंगे, सेंसिटिविटी बढ़ती जाएगी, बढ़िया होता जाएगा। हाथ के हाथ टेम्परेचर कंपनसेट भी हो रहा है। अगर टेम्परेचर की वजह से इनके रेजिस्टेंस, ये हाफ ब्रिज पे आ गए, अगर टेम्परेचर में कोई बदलाव आया तो दोनों का रेजिस्टेंस या तो बढ़ेगा या घटेगा। फोर्स की वजह से ऊपर बढ़ता है, नीचे घटता है। टेम्परेचर की वजह से दोनों में बढ़ेगा या दोनों में घटेगा। तो टेम्परेचर की वजह से कोई चेंज आया तो आर प्लस डेल्टा आर प्लस डेल्टा आर, ये ब्रिज बैलेंस ही रहेगा। तो अगर टेम्परेचर में कोई बदलाव आया है तो आउटपुट नहीं मिलेगा। उसी तरीके से यहाँ देखिए, अगर टेम्परेचर की वजह से कोई रेजिस्टेंस में चेंज आएगा तो चारों में एक जैसा आएगा। फोर्स की वजह से आएगा तो अगर ऊपर के 2 में बढ़ रहा है तो नीचे के 2 में घटेगा, ऊपर के 2 में घट रहा है तो नीचे के 2 में बढ़ेगा। ऑपोजिट टाइप का बदलाव आता है। जबकि टेम्परेचर की वजह से चारों में एक जैसा बदलाव आएगा।
चारों में आर प्लस डेल्टा आर हो जाएगा तो भी बैलेंस ही रहेगा। तो टेम्परेचर कंपनसेट हो रहा है। हाफ ब्रिज और फुल ब्रिज में बिना डमी गेज लगाए ही टेम्परेचर का इफ़ेक्ट कंपनसेट हो जाता है। तो अब देखिए ये रिसोर्सेज का अच्छा इस्तेमाल है कि आपकी गेज भी काम आ रही है और सेंसिटिविटी भी बढ़ती जा रही है। समझ रहे हैं आप? तो ये 3 डेरिवेशन आपको करना है, क्वार्टर ब्रिज, हाफ ब्रिज और फुल ब्रिज के लिए। ये सेंसिटिविटी आपको खुद डिराइव करनी है, और जो नहीं हो पाएगी तो आप क्लास में पूछ लीजिएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्ट्रेन गेजेस। हमने सब तरह के स्ट्रेन गेजेस के जो कंसेप्ट हैं वो पढ़ लिए हैं, कंस्ट्रक्शन वाइज और उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल वाइज, डेरिवेशन वाइज, मेजरमेंट, न्यूमेरिकल्स एंड ऑल दैट। 3 लेक्चर हैं, तीनों आप पढ़िएगा। उसके बाद जब आप ई क्लास में आएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस वीडियो को आप रोक रोक के देखिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।